जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल लॉकडाउन स्टडी में। और आज का जो वीडियो है वो पूरा एक मैं आप लोगों के लिए अध्यादेश के ऊपर लेके आया हूं। ये वीडियो का जो है और इसलिए भी लाया हूँ कि ये राष्ट्रपति का मेरा 6वां पार्ट होगा, जो काफी लंबी सीरीज चल रही है। 3-4 दिनों या 5 दिन लगभग हो गए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो राष्ट्रपति का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म करना था मुझे। इसलिए मैंने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अध्यादेश था, मेंस के टॉपिक के हिसाब से भी और प्री के हिसाब से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें ऑलमोस्ट कवर करने वाला हूं मैं। और लास्ट में राष्ट्रपति खत्म करना, तो इसके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद या जो आर्टिकल है वो भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए क्या है, मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ये वाला, वो पूरा का पूरा वीडियो अध्यादेश और लास्ट में क्या राष्ट्रपति कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर है। ठीक है, जो पहले के जो वीडियो देखते हुए आए उनमें मैंने बीच में आर्टिकल 123 की बात करी हुई है। ठीक है, और अध्यादेश संबंधित जो बात है उसमें मैंने बीच में बताई हुई थी, लेकिन ये जो वीडियो पर डिटेल में रहने वाला क्या हो रहा है, कब हो रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं अध्यादेश का। तो पहला देखिए, अध्यादेश को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस की प्रकृति क्या होती है, ये सब आज हम इसमें भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आर्टिकल है 123, मतलब राष्ट्रपति को जो ऑर्डिनेंस जारी करने का जो आर्टिकल है, बिल्कुल याद रखें ये आर्टिकल है 123। इसकी मैंने प्रकृति लिखी है अल्पकालीन, मतलब कुछ समय तक के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, कब क्यों जारी किया? अप्रत्याशित और अविलंबनीय मामलों के लिए, मतलब राष्ट्रपति के सामने ऐसा कुछ मामला आ जाता है, अविलंबनीय मामला, मतलब जिसके लिए विलंब करना ठीक नहीं है, तुरंत ही कानून बनाने की आवश्यकता है। तो उस समय क्या करता है राष्ट्रपति, क्या करता है, एक अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, जिसकी पूरी की पूरी जो पावर है वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून के बराबर होती है। ठीक है, और इसकी प्रकृति में यहाँ लिखा हुआ है अल्पकालीन, मतलब लगभग 6 महीने तक ये प्रभावी में रहते हैं। 6 महीने बाद संसद का सत्र बैठता कंपलसरी है और संसद के पटल पर इनके अध्यादेश को रखा जाता है। ठीक है, वो अभी हम प्रोसीजर आगे देखेंगे। तो क्या है अल्पकालीन, मतलब 6 महीने, और संसद के जब सत्र बैठे तो उस समय 6 सप्ताह तक ही रहते हैं। अगर ये पारित नहीं होते, अगर पारित हो जाते हैं तो एक प्रकार से कानून बन जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है, आर्टिकल 123 प्रकृति किस प्रकार की, अल्पकालीन 6 महीने और 6 सप्ताह की है। अप्रत्याशित अविलंबनीय मामलों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को ये विशेष प्रकार की शक्ति भारतीय संविधान में दी गई है। ठीक है, अब देखो कब जारी करते हैं ये, कब, मतलब राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं क्या? नहीं जारी कर सकते। दोनों या एक सदन के ना चलने पर याद रखेंगे, अगर दोनों सदन नहीं चल रहे तो भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। या अगर ऐसा है कि एक सदन चल रहा है, मतलब लोकसभा बैठी हुई है या राज्यसभा चल रही है और एक सदन नहीं चल रहा है, तो भी क्या है अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, मेंस में आपको पूछ सकता है विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है, समझाइए। पीएससी के मेंस एग्जाम होने वाला है और उसमें बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, समानांतर मतलब एक तरफ विधायिका बैठी हुई है, विधायिका मतलब लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाने वाले बैठे हुए हैं, उतने बैठते समय ही क्या है आप अध्यादेश नहीं जारी कर सकते। उनमें से एक सदन ना चल रहा हो या दोनों सदन ना चल रहे हो और कानून बनाने की तब जरूरत पड़ी हो, तभी क्या हो सकता है अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो ये एक समानांतर शक्ति है, उधर राज्यसभा लोकसभा बैठे हुए सत्र में चल रहे हैं और आप इधर से अध्यादेश भी जारी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कि आप कानून बनाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं और अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समानांतर शक्ति नहीं है। ठीक है, दूसरी क्या है, न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है। मतलब जो 38वां संविधान संशोधन जो 1975 का था, वहां तक ऐसा था कि क्या है, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ठीक है, चुनौती नहीं दी जा सकती थी और ये क्या था, राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति अगर असद्भाव के आधार पर जारी करते हैं तो इनको बिल्कुल भी क्या है, न्यायालय पे जो अध्यादेश जारी करने का जो कारण है उसको बिल्कुल भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया है, न्यायालय में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का जो विवेकपूर्ण है, उनका जो निर्णय है उसको न्यायालय में आप चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके मुद्दे क्या है, इसको जारी करने के मुद्दे, मतलब संसद कानून बना सके, ऐसे मुद्दे पर ही क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिसके तहत संसद कानून बना सके। ठीक है, तो जिन जिन मुद्दों पर संसद कानून बना सकती है उस उन मुद्दों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दूसरा क्या, मौलिक अधिकार पर नहीं जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 के तहत क्या है, अध्यादेश को भी उसमें शामिल किया गया है। अब आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13
जब मौलिक अधिकार आप पढ़ेंगे तो आप लोग क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ते हैं, लेकिन क्या स्पेशली किसको देखते हैं, छोटी बुक में क्या लिखा रहता है, आर्टिकल 14 से स्टार्ट करता है। आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है, और आर्टिकल 13 ये बोलता है मौलिक अधिकार के विरुद्ध में जारी होने वाले सभी कानून और सभी आदेश क्या होंगे, अमान्य होंगे। तो उसके तहत क्या है, अध्यादेश भी शामिल किया जाता है। मतलब अध्यादेश अगर ऐसा जारी होता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करे या उनकी शक्ति को कम करे तो वो अध्यादेश मान्य नहीं होंगे। तो मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए या उनमें संशोधन करने के लिए आप बिल्कुल भी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं रिजेक्ट होना। मतलब अध्यादेश अगर आपका रिजेक्ट होने पर कार्य प्रभावी रहेंगे और कभी भी वापस, मैंने सभी चीजों को शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखा ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊं, और पूरा बोर्ड में लिखूंगा तो पूरा बोर्ड मेरा भर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या है शॉर्ट में लिखा हूं। शॉर्ट में क्या है, रिजेक्ट होने पर कार्य प्रभावी रहेंगे। तो रिजेक्ट होने से पहले देखते हैं हम किसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। जब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो 6 महीने तक लागू रहते हैं, और जैसे ही संसद का सत्र बैठता है, अगर 6 महीने से पहले भी बैठ जाता है तो 6 महीने से पहले भी संसद में इसको रखवाना पड़ता है। रखवाने पर क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा के पास 6 हफ्ते का समय रहता है, उस समय क्या है इसको पारित करना पड़ता है। अगर ये पारित हो जाता है तो ये कानून बन जाएगा। अगर बाई द वे रिजेक्ट हो गया, मतलब अध्यादेश जारी किया गया, जब संसद का सदन बैठा तो क्या हुआ, उसने क्या किया, राष्ट्रपति के अध्यादेश को रिजेक्ट कर दिया। तो जब तक रिजेक्ट होगा 2 महीने 4 महीने का जो टाइम पीरियड हुआ बीच में, उस समय पे जो कानून बनाए गए थे अध्यादेश के द्वारा वो तो इम्प्लीमेंट हुए ना देश में, तो वो जो कार्य होंगे जो अध्यादेश के तहत किए जाएंगे वो सभी प्रभावी रहेंगे। ठीक है, ये पहली बात हुई। अध्यादेश जब जारी किया गया अगर वो रिजेक्ट भी हो गया बाद में 2, 4, 6 महीने बाद, तो उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो सभी के सभी प्रभावी बने रहेंगे और कभी भी वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है और कभी भी वापस लिया जाता है। हालांकि ये जो है उसकी स्वतंत्र शक्ति नहीं है, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, लिखित सिफारिश पर ये सब जो है अध्यादेश जारी किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्ववर्ती दिनांक से जारी किया जा सकता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मान लो आज मैंने अध्यादेश जारी किया तो किसी पिछली डेट से लेकर के भी मैं अध्यादेश जारी कर सकता हूँ। कि संसद की पुरानी विधि हो गई है, संसद ने जिसमें पुराना कानून बनाया उसको भी मैं अध्यादेश के द्वारा निरस्त कर सकता हूँ अगर ऐसा कुछ मालूम चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है, जो अभी आर्टिकल 370 और साथ में आर्टिकल 35A, ठीक है, अनुच्छेद जो 35A था उसको भी ऐसा कहा जाता है कि 1956 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा क्या है संविधान में जोड़ दिया गया, जो बिल्कुल असंवैधानिक था और उसकी जो कट डेट थी वो 1944-45 के आसपास रखी गई थी। तो लगभग 10 साल का यहाँ पर डिफरेंस था। तो आर्टिकल 35A था वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, वहां के नागरिकों को नागरिकता देने से संबंधित रिलेटेड था। तो 1956 या 57, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है आज की जो डेट है उससे कुछ डेट पहले, 1 साल 2 साल पहले की डेट पर पूर्ववर्ती दिनांक पर भी क्या है अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। जैसे कि मान लें आज से कोई आदेश पारित हो गया कि सन 2014 से ये नियम इस प्रकार से लागू होगा, तो क्या है उस प्रकार से लागू किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए संविधान के संशोधन पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। संविधान संशोधन को एक अलग से पूरा जो भाग है वो संविधान में दिया हुआ है, इमरजेंसी वाला, और ये वाला जो राष्ट्रपति संबंधित है, लेकिन वो अलग से पार्ट दिया हुआ है। मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। संविधान संशोधन की कुछ खास बातें होती हैं। संविधान संशोधन किस प्रकार से होते हैं, तो संविधान के संशोधन हेतु क्या है अध्यादेश नहीं जारी किए जा सकते। एक खास बात यह भी कि संविधान संशोधन के संबंधित जो विधेयक आता है वो संयुक्त बैठक में भी नहीं पारित किया जा सकता, उसको दोनों सदनों से अलग अलग पारित करवाना इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग के प्रकार के संशोधन के लिए अलग अलग बहुमत और राज्यों की भी सहमति एक प्रकार के विधेयक में चाहिए होती। संविधान संशोधन जो संबंधी विधेयक होंगे तो उसको अलग से डील करेंगे। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, संविधान के संशोधन से संबंधी विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, कौन कौन से विषय हो गए, मौलिक अधिकारों पर जारी नहीं हो सकता है और संविधान के संशोधनों पर भी जारी नहीं हो सकता। किन पर जारी होगा, जिनमें संसद कानून बना सकती है। आगे देखिए आपातकाल से इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं अब देश में, तो इसका संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो उस समय पर भी अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश क्या कर सकते हैं, उस समय भी जारी किए जा सकते हैं जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगी हो। तो इसका कोई संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से नहीं है। दूसरा क्या कारण भी सदन में प्रस्तुत करना चाहिए।
तो कहना का मतलब ये है, जब राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी हो चुका है, फिर जब कोई विधेयक आएगा जो उसका स्थान लेगा या कानून का रूप लेगा, है ना, अध्यादेश कोई सदन के पटल पर रखेंगे विधेयक के द्वारा, तो वो क्या है, कानून बनेगा। तो उस समय पे क्या, जो अध्यादेश को जो जारी करने के कारण हो सकते हैं या फिर जो चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है कि हमने इस कारण को जारी किया था, तो वो भी सदन के समक्ष क्या है, एक मतलब कि ऐसा एक प्रचलन चल गया है कि उसको भी सदन पे रखना चाहिए, उस पर भी क्या होनी चाहिए, चर्चा की जाती है और की जानी चाहिए। ठीक है, तो अध्यादेश को जारी करने के क्या कारण थे, क्या आपके पास अप्रत्याशित अविलंबनीय ऐसा मामले आया था कि जिसने आपने जारी किए, तो उसको भी क्या करते हैं, सदन के सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए। एक मामला और मैंने यहाँ पे अलग से लिख के रखा हुआ है कि 1967 से 81 के बीच बिहार में जो राज्यपाल थे, मैं बता दूं, राज्यपाल के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राज्य सूची के संबंधी और राज्यों से संबंधित विषयों पर। तो 256 अध्यादेश जारी किए गए थे। तो उस समय पे न्यायालय के द्वारा ऐसा कहा गया था कि अगर आप ऐसा प्रयास नहीं करते हैं राज्यों की विधानसभा के द्वारा पारित करवाने का और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और किसी भी अध्यादेश को बार बार आप लाते रहते हैं, उसकी जो भाषा होती है अध्यादेश में जो नियम लिखे हैं उसमें भी आप कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो एक प्रकार से क्या है, ये असंवैधानिक होगा। और लगभग 14 वर्षों तक क्या है, जो 56 अध्यादेश जारी किए थे उस बिहार में राज्यपाल ने, तो उस सब में क्या है, ऐसा बोला कि ऐसे जो विधेयक हों, मतलब ऐसे जो अध्यादेश हों जिनको आप बिल्कुल भी विधानसभा से पारित करवाने का प्रयास ना करें और अध्यादेश को ऐसे लगातार चलाते रहें, तो उनको भी क्या है, असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो वो भी क्या है, असंवैधानिक हो सकते हैं। तो ये जो था पूरा, वो था एक प्रकार का अध्यादेश से संबंधित बहुत सारी चीजें। ठीक है, और बहुत सारी शक्तियां मैंने पिछले 5 वीडियो में राष्ट्रपति के बनाए हैं, उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, कैसे निर्वाचन मंडल होता है, कैसे वो होती है। तो उनमें जो बहुत सारी मैं शक्तियां बताया, उनमें से एक शक्ति और इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति। ठीक है, एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो राष्ट्रपति को संवैधानिक विषयों पर कोई भी स्वविवेक की शक्ति प्राप्त लगभग नहीं है, कोई भी शक्ति संवैधानिक तौर पर नहीं प्राप्त है। लेकिन कुछ मामलों में क्या, राष्ट्रपति को क्या है, स्वविवेक की शक्ति से अपना निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि मैं क्या बताऊं, जैसे कि प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे सकते हैं, तो क्या क्या राष्ट्रपति जो है मृत्यु हो जाने पर कोई नया प्रधानमंत्री क्या है, अपने स्वविवेक से वो निर्वाचित कर सकते हैं। मोस्टली वही व्यक्ति रहता है जिसका बहुमत सदन में रहता है। ठीक है, या तो अगर ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को विघटित कर सकते हैं अगर उन्होंने अपना मत खो दिया, मतलब विश्वास खो दिया, मतलब उनका, या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि बहुमत साबित नहीं हो पाया है, तो उसको क्या है, विघटन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरा किसी व्यक्ति को, अगर दूसरा कोई पार्टी ऐसा नहीं जो सरकार बना पाए और जो सरकार में है उसने अपना बहुमत खो दिया है, तो राष्ट्रपति वहां पे स्वयं निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, विघटन भी कर सकते हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी को भी प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति स्वविवेक संबंधी कुछ शक्ति है, राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल में बहुमत खो दे। ठीक है, दूसरी बात, एक बात और याद रखेंगे, अगर राष्ट्रपति का सरकार बहुमत में है और राष्ट्रपति को विघटन की सलाह देते हैं, तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। विघटन मतलब कि सरकार जैसे 5 साल के लिए चुनी जाती है और 4 साल में बोलते हैं कि हमें नया चुनाव करवाना है और सरकार विघटन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने बहुमत खो दिया है प्रधानमंत्री ने अपना सदन पर और उसके बाद वो राष्ट्रपति को विघटन के लिए कहते हैं, तो ये राष्ट्रपति उनकी सलाह माने बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने तो सदन में अपना बहुमत खो दिया है, अपना विश्वास मत वो हासिल नहीं कर पाए, तो उस समय क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो एक स्वविवेक की शक्ति है, बहुत छोटी सी शक्ति है कि राष्ट्रपति तब तक प्रधानमंत्री की बात मानते हैं जब तक उनका सदन में बहुमत रहता है। ठीक है, तो ये 10 आर्टिकल मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित, तो इन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे, जो 10 इम्पोर्टेंट है। तो पहला आर्टिकल मैं मानता हूँ, ये राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति क्या है, भारत के जो राष्ट्रपति होंगे किस अनुच्छेद के तहत है, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत। ठीक है, 54 में क्या, राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित बातें कहीं नहीं है, तो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, वो आर्टिकल 54 के तहत होता है। ठीक है, अब आर्टिकल 61, ये भी मैंने पिछले वीडियो बना चुका है, ये किसका है, आर्टिकल 61 आप लोग बताइए, ये है महाभियोग का। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर जो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको संविधान में महाभियोग या इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहा गया है, तो वो आर्टिकल 61 के तहत होती है। आर्टिकल 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान मैंने पिछले वीडियो में बताया बहुत डिटेल से, फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं, कि सजा जो पाए हुए उनका स्वरूप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें क्षमादान के अंदर भी। ठीक है, और आर्टिकल 76 ये राष्ट्रपति संबंधित नहीं है, लेकिन मैं बार बार इसको डिस्कस करते आया हूँ अपने वीडियो में। महान्यायवादी का है ये। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं,
न्यायवादी, ठीक है, ये उनका आर्टिकल है। इससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 76 में है। ये जो 17 आसान है, जो सदन का जो सत्र चलते हैं, ये भी लोकसभा से संबंधित आर्टिकल है, लेकिन राष्ट्रपति कहते हैं। और विघटन वगैरह जो होता है, सत्र को बुलाना, ठीक है, उनका विघटन करना, स्थगन को छोड़कर जो संबंधित कार्य है वो आर्टिकल 85 के तहत। 10 आर्टिकल राष्ट्रपति संबंधी इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बता रहा हूँ। आर्टिकल 11 क्या है, ये राष्ट्रपति की वीटो पावर है, ठीक है। राष्ट्रपति पर 3 प्रकार की वीटो पावर है। अमेरिका में राष्ट्रपति, उनके पास 4 प्रकार की है, हमारे भारत में 3 प्रकार की है। मतलब जो भी कानून जो है या जो भी अध्यादेश है या जो भी नियम है जो संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएंगे, तो राष्ट्रपति उनको रोक भी सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं, ठीक है, और या तो अपने पास बहुत समय तक भी रोक के रख सकते हैं। तो 3 प्रकार की जो वीटो पावर है वो आर्टिकल 111 में दी गई है। ये जो है बजट का आर्टिकल है, ठीक है। केंद्रीय वित्तीय विवरण ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है और संविधान में बजट का प्रयोग तो नहीं किया गया है, तो ठीक है। आर्टिकल 112 क्या बजट से संबंधित है। ये आर्टिकल 123 है, जो मैंने अब तक आपको इतना बड़ा जो ज्ञान दिया है, ये पूरा आर्टिकल 123 से संबंधित है, ठीक है। ये क्या है, मैंने बताया, ये है अध्यादेश। अध्यादेश, यह ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल किसका मैंने बताया, राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस है। वैसे अगर इसको चेंज कर दोगे, 213 कर दोगे, तो ये राज्यपाल का ऑर्डिनेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 123 है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसको पलट नहीं कि राज्यपाल भी यह कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य सूची की शक्ति, जो मैंने बताया ना, यह बिहार के राज्यपाल वाला। तो ये आर्टिकल 213, तो कंपेरिजन। और आर्टिकल 143 है, ये सबसे भी इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रपति जो सलाह लेते हैं, किससे सलाह लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति क्या है, वो 143 में है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे संविधान का 6वीं वीडियो 6 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपको राष्ट्रपति डिटेल में पढ़ना है, संविधान की बुक में एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहा हूँ, उसके तहत आपको अगर पढ़ना है तो पूरी लाइन से आप 5 वीडियो देख सकते हैं मेरी। और अगला जो वीडियो होगा मैं किसी नए टॉपिक पे बनाऊंगा। मैं स्टार्टिंग से नहीं किया है, फर्स्ट वीडियो जो संविधान के प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको, मूल कर्तव्य की मिलेगी, उसके बाद से जो वीडियो आ रही है वो राष्ट्रपति के ऊपर ही चल रही है। यहाँ राष्ट्रपति खत्म होता है और आगे की जो वीडियो आने वाली है वो देखेंगे हम कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊंगा, वहां से फिर एक नया टॉपिक चालू होगा। अब कोशिश करूंगा कि छोटे टॉपिक्स दूं, क्योंकि 6 वीडियो के एक टॉपिक्स बन रहे हैं, ठीक है। तो काफी डिटेल हो गया राष्ट्रपति, और इसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। मैथ्स की सीरीज चल रही है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।